वंदे मातरम बच्चों। अपनी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है हमारा पर्यावरण भाग 2, उसका चौथा पार्ट है वायु। वायु जिसमें अपन जीवित है, जिसके द्वारा अपन श्वास लेते हैं, जिससे संपूर्ण जीव जगत विद्यमान है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, यानी वायुमंडल किसे कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है इसकी कि पृथ्वी के चारों और घिरे वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर है? वायु के ऊपर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, यानी वायुमंडल से क्या मिलती है हमें? श्वास लेने के लिए वायु। यह हमें श्वास लेने के लिए वायु प्रदान करता है। एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? वायु या वायुमंडल। सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि ये वायुमंडल ना हो, यदि ये वायु न हो, तो पहली बात है कि दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर हम जल सकते हैं। अगर वायुमंडल विद्यमान नहीं हो, वायु विद्यमान नहीं हो, तो दिन में क्या होगा? दिन में सूर्य की तप्त उष्मा से हम जलकर नष्ट हो जाएंगे। और अगर वायुमंडल न हो, वायु न हो, तो रात के समय हम बहुत ज़्यादा ठंड से बर्फ की तरह जम जाएंगे। सोचो अपने लिए वायु कितनी महत्वपूर्ण है। पहली बात महत्वपूर्ण की कि हमें सांस लेने के लिए, या यूँ मान लो कि हमें जीवित रहने के लिए वायु बहुत आवश्यक है। वायुमंडल कहते किसे हैं? कि पृथ्वी के चारों ओर घिरे वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यह हमें श्वास लेने के लिए वायु प्रदान करता है। कौन करता है? वायुमंडल। वायुमंडल या वायु क्या करती है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक जो विकिरण होती है उससे हमारी रक्षा करती है। और अगर वायुमंडल नहीं हो तो क्या होगा? वायुमंडल के न होने से दिन में जो सूर्य की तप्त उष्मा आती है, दिन में जो सूर्य का ताप या सूर्य की किरणों से
हम जलकर नष्ट हो जाएंगे, और अगर वायुमंडल न हो तो रात के समय हम बहुत ज़्यादा ठंड से बर्फ़ की तरह जम जाएंगे। ये तो क्या है, वायुमंडल के हमारे ऊपर लाभ है कि वायुमंडल से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, वायुमंडल न हो तो हमारे क्या होगा। अब है आगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, वायु मंडल का संगठन। यानी सीधी सी भाषा में ये मानो कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। वो कौन कौन सी गैसें हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो ये मान लो कि इस घेरे में, ये पूरा घेरा किसका है, वायुमंडल का है। इस पूरे घेरे में इक्कीस प्रतिशत तो क्या है, ऑक्सीजन, जिसको O2 भी बोलते हैं, 78% नाइट्रोजन, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, जीरो 0.93% ऑर्गन, 0.04% अन्य गैसें। 0.04% क्या है, अन्य गैसें। यानी जो अपना वो वायुमंडल है, अपना वायुमंडल, अपने वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, या वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में है, पहले नंबर पे है नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन, 78%। दूसरे स्थान पर है ऑक्सीजन, 21%। ऑक्सीजन जिससे अपन श्वास लेते हैं। 0.93 पर ऑर्गन, 0 अन्य गैसें, या ये मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह है 0.03%, और 5वें नंबर पर है अन्य गैसें, यह है 0.04%। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। अपन श्वास जब अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब वापस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे वापस छोड़ते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपन लेते हैं, अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये एक चक्र चलता रहता है।
नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है या वायुमंडल में इनका बड़ा भाग है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी क्या होते हैं? इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण वायुमंडल में होते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम श्वास लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वो सीधे वायु में से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं और इसको क्या लेते हैं? पौधे अपने प्रयोग में लेते हैं। अब है अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं अपन कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं CO2। वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी में विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ये वायु कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जब ये वायु में फैलकर क्या करती है, वायु में फैलकर पृथ्वी पर विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसलिए इस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि यहाँ पर रहना असंभव। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो क्या होगा? धरती पर ठंड ज़्यादा हो जाएगी। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि यहाँ पर रहना असंभव हो जाए, रहना असंभव। यानी पहला नुकसान था कि अगर इस वायु में ज़्यादा मात्रा में फैलेगी तो जो पृथ्वी पर विकिरित ऊष्मा है उसको पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करेगी, इसलिए इस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं हो तो ये इसकी वजह से पृथ्वी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और यहाँ पर अपन रह नहीं सकते।
किंतु जब कारखानों एवं कार एवं धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, यानी आगे क्या होगा कि कारखाने, मोटरयान आदि से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे बोलते हैं भूमंडलीय तापन। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण क्या होगा, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, जहाँ पर ज़्यादा ठंड है, उस स्थान पर ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है और जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, समुद्र का जल बढ़ता है। जल स्तर जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। भाई समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्रों में पानी बढ़ेगा, तो उससे समुद्र के जो तटीय क्षेत्र है उनमें बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में भी अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाएंगे। यहाँ तक आपको याद करना है, पढ़ना है, अच्छी तरह नोट्स की कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।